हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 3, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट इज BESS प्रोजेक्ट has received regulatory approval from the Delhi Electricity Regulatory Commission, that is DERC. The project is being developed by Dash along with India Grid Trust, that is IndiGrid, and the Global Energy Alliance for People and Planet, that is GEAPP. ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है, इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, मतलब डेवलप करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, BSES राजधानी पावर लिमिटेड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब ये प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका 20 मेगावाट और 40 मेगावाट आवर्स का प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, विच जो इंस्टॉल आपका किया जाएगा किलोकरी सब स्टेशन इन दिल्ली, and it is on a track to be fastest BESS project to be commissioned with a record time of 18 to 20 months। ठीक है, तो कितना ड्यूरेशन इसका रहेगा, 18 to 20 मंथ्स के अंदर ये आपका सेटअप किया जाएगा। ठीक है, नाउ BSES की बात करें, BSES राजधानी पावर लिमिटेड की, तो ये जॉइंट वेंचर है आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, जिसमें इसके 51% शेयर हैं। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनके पास 49% शेयर हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। नाउ अब इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है विनीत सिक्का और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 108 पुलित्जर प्राइज 2024। तो 2024 का जो आपका पुलित्जर प्राइज है, इसके रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ProPublica won the 2024 Pulitzer Prize in a journalism under the public service category. Next है, Hunan Derrier of a New York Times won 2024 Pulitzer Prize in journalism under the investigative reporting category. David Hoffman of a Washington Post won 2024 Pulitzer Prize in journalism under the editorial writing category. Photography staff of a Reader won the 2024 Pulitzer Prize in a journalism under the breaking news photography। और लास्ट ऑप्शन आपका है ऑल आर करेक्ट। तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर होता है यूएसए का इन अ फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कंपोजिशन। ठीक है, नाउ अब इसे स्टैब्लिश किसने किया था, जोसेफ पुलित्जर ने, जो एक हंगेरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, एंड ही वाज आल्सो अ न्यूज़पेपर पब्लिशर। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है पहला पुलित्जर प्राइज जो है कब दिया गया था, 1917 में पहला आपका जो अवार्ड है वो दिया गया था, प्राइज जो है वो दिया गया था। ठीक है, अब जो ये प्राइज है, जो ये पुलित्जर प्राइज है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए एंड पुलित्जर प्राइज बोर्ड। फाइन, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो अमेरिकन सिटीजन है यही एलिजिबल होते हैं आपके पुलित्जर प्राइज के लिए। ठीक है, बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक कैटेगरी में, वेयर एज जर्नलिज्म में, ठीक है, जो आपकी जर्नलिज्म कैटेगरी है और हिस्ट्री कैटेगरी है, इसमें जो आपके नॉन यूएसए पर्सन हैं वो भी, उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। बट इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे हिस्ट्री कैटेगरी में कंडीशन है कि जो पर्सन है वो यूएसए की हिस्ट्री के बारे में ही या उसी से रिलेट करता हो। ठीक है, वेरस जर्नलिज्म की कैटेगरी में क्या आपकी कंडीशन है कि जो वो पर्सन है या तो वो यूएसए के न्यूज़पेपर, मैगजीन या वहाँ की मीडिया के लिए काम करता हो। ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई हैं। फाइन, इसके अलावा एट प्रेजेंट जो है पुलित्जर प्राइज आपका 24 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें से 15 जर्नलिज्म की हैं। ठीक है, फिर आपका लेटर्स, ड्रामा एंड म्यूजिक इसकी 8 है, वेरे स्पेशल साइटेशंस की आपकी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो टोटल 24 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। फाइन, वेरे जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है अंडर योर जर्नलिज्म, इसमें गोल्ड मेडल भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, वेरस बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है $15,000 का, एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, एंड ये उस कैटेगरी में किन लोगों को अवार्ड मिला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद EX बैंक टू
एम्पावर क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिन्होंने ई बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है? एम्पावर किस चीज के लिए? क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के लिए विद इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, तो ये बैंक आपका है येस बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज अ येस बैंक। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ई बैंक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो फोकस करती है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पेमेंट में। ठीक है, और इन्होंने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ इंडिया में ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ येस बैंक की बात करें जिसका फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वेरस इसके टैगलाइन क्या है? लाइफ को बनाओ रिच। ठीक है, लाइफ को बनाओ रिच। नेक्स्ट है NPCI has issued guidelines shifting the responsibility of verifying merchant details onto the acquiring banks for Bharat Interface for Money, that is BHIM Aadhaar Pay. The NPCI was incorporated in Dash. तो recently NPCI ने guidelines issue की है कि यहाँ पे क्या किया गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है मर्चेंट को। ठीक है, मर्चेंट की जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्वायरिंग बैंक को दे दी गई है। ठीक है, ये आपका रिसेंटली न्यूज में था। अब इसी से रिलेटेड स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है कि एनपीसीआई का आपका शुरुआत कब की गई थी? तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ भीम आधार पे की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भीम आधार पे क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो मर्चेंट है वो डिजिटल पेमेंट रिसीव कर सकता है कस्टमर से थ्रू देयर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है? इस प्लेटफॉर्म पे जो मर्चेंट है जो कस्टमर है ये दोनों का जो आधार है वो लिंक्ड होना चाहिए इनके बैंक अकाउंट से और इसी के हेल्प से यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की जा सकती है कस्टमर से मर्चेंट को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ एनपीसीआई की अगर हम बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन है एनपीसीआई के? इनका नाम है दिलीप अस्पे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 2008 में। क्लियर है? नेक्स्ट है रिसेंटली इनमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $US टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। तो इनमें से कितना अमाउंट जो है वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? तो आंसर आपका हो जाएगा $5 लाख इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन की रुचिका काम्बोजी, इन्होंने प्रेजेंट किया था ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएन ट्रस्ट फंड को फॉर यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म को एंड हैंड ओवर किया था इसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म जिनका नाम है व्लादिमीर वोरनकोव। ठीक है, साथ में ही आपको ये पूछा सकता है यूएन ट्रस्ट फंड जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएस में। ठीक है, now next question है the SEBI has extended the settlement scheme period until dash for entities involved in a reversal trade in stock option segment on BSE in 2014 and 2015। तो SEBI ने extend की है settlement scheme period कब तक? till the 10th of June। ठीक है, earlier ये डेट आपकी थी 10th of May। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। Now next question है name the bank that has signed an MOU with the North Arc Capital Limited to set न्यू बेंचमार्क विद इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे जो इंडिया का साउथ इंडियन बैंक है इस बैंक ने एमओयू साइन किया है नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड एनबीएफसी के साथ। ठीक है, ताकि ये फोकस कर सके को लेंडिंग और जो आपकी लैंडिंग एक्टिविटीज होती हैं उस पर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ है PR शेषाद्री एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थ्रिशूर केरला में। फाइन। Next is in May 2024, Indian Coast Guard has signed an MOU with which company to enhance the indigenous content in shipbuilding। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ? ठीक है, ताकि यहाँ पे सप्लाई कर सके स्टील फॉर शिप बिल्डिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? जिंदल स्टील एंड पावर। सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल HK शर्मा जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है आपके ICG के एंड SK प्रधान चीफ मार्केटिंग ऑफिसर JSPL, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। फाइन। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है नवीन जिंदल। इस कंपनी के CEO हैं RV श्रीधर एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। फाइन। Next is which among the following department has signed a
signed a transformative agreement with Springer Nature Group to promote open access principle in a scholarly research. तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है इंडिया का जिसने साइन किया है ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? स्प्रिंगर नेचर ग्रुप के साथ। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फाइन। अब यहाँ पे स्प्रिंगर नेचर जो है ये फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ। ठीक है, टू इनेबल एंड टू इम्प्रूव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया था? दिस विल अलाउ मोर देन 50 सेंटर्स एफिलिएटेड टू DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू रीड एंड पब्लिश द गोल्ड ओपन एक्सेस। फाइन। नेक्स्ट है, as per the report Global Electricity Review 2024 by Ember in 2023, Dash country become the world's third largest producer of a solar power by generating 113 hour। ठीक है, 113 टेरावाट आवर। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो थर्ड कंट्री आपकी बनी है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ सोलर पावर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। और इंडिया ने सरपास किसे किया है? जापान को सरपास किया है। जापान की कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी? 110 टेरावाट आवर की। ठीक है, इंडिया की कितनी है? 113 टेरावाट आवर। ठीक है, इसी वजह से इंडिया ने जापान को सरपास किया है और बन गया है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोलर पावर का। ठीक है, अब इंडिया की यहाँ पे सोलर जनरेशन जो है वो 2015 से कंपेयर की जाए तो 17 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 0.5% एंड अभी ये 5.8% है इन 2023। ठीक है, वेरएस 2015 में इंडिया की जो पोजीशन थी, ठीक है, सोलर पावर के जनरेशन में, ये आपकी थी 9th। अब कितनी है? ये आपकी हो गई 3rd। ठीक है, नाउ इंडिया की विंड जनरेशन की बात करें तो ये भी आपका बड़ा है। पहले 2.5% था 2015 में, अभी ये कितना हो गया है? 4.2% हो गया है 2023 में। अब इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इंस्टॉल पावर कैपेसिटी। ठीक है, इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करें अगर, तो इंडिया ग्लोबली रैंक करता है आपका 5th नंबर पे, वेरएस जापान 3rd पे है। और जापान की कैपेसिटी कितनी है? इंस्टॉल कैपेसिटी इट इज 83 गीगावाट और इंडिया की है 73 गीगावाट। ठीक है, लार्जेस्ट इंक्रीज इन सोलर जनरेशन 2023 में, सोलर जनरेशन में लार्जेस्ट इंक्रीज कौन सी कंट्रीज में देखा गया है? तो आपका चाइना में देखा गया है, फिर यूएसए में एंड देन ब्राजील। ठीक है, वेरएस 2023 में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जनरेट किया है 78% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो हायर है आपका ग्लोबल एवरेज में। ठीक है, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 61%। एंड रीजनल एवरेज की अगर बात करें तो ये आपका कितना है? 68% इन एशिया। ठीक है, now next question है, recently in May the Climate Works has opened the world's largest operational direct air capture and storage plant जिसका नाम है मैमूथ in which country? तो recently Climate Works जो आपकी स्विस कंपनी है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली फिल्टर करती है CO2 को एयर से। ठीक है, अभी यही प्लांट इन्होंने जो है आइसलैंड में लगाया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशनल प्लांट है ये। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आइसलैंड। ठीक है, अब मैमूथ प्लांट की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा CO2 एयर से और ये स्टोर करेगा इसे इन अ फॉर्म ऑफ अ रॉक। ठीक है, अब जो आपका मैमूथ है ये सेकेंड प्लांट है आपका क्लाइमेट वर्क का। ठीक है, जो 10 टाइम्स बिगर है इसके पहले प्लांट से, विच इज ऑर्का। ठीक है, जो 2021 में ओपन किया गया था। फाइन। अब जो सेकेंड आपका प्लांट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, एंड अगर हम इस प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो इट हैज अ कैपेसिटी टू कैप्चर अप टू 36,000 टन्स ऑफ CO2 पर एनम। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है? इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजी टू 400 to 600 $US पर टन बाय 2030 एंड बाय 2040 ये आपका हो जाएगा 200 से 350 $US तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइम वर्क्स की। तो इसके को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर्स हैं जैन वुर्जबेचर एंड क्रिस्टोफर गैबर्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कहाँ लोकेटेड है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। फाइन। Our next question है, recently in May Google has launched a Google Wallet, a secure and private digital wallet for all Android user in Dash। तो Google Wallet जो है गूगल लॉन्च किया है कौन सी कंट्री में? इंडिया में इसे लॉन्च किया है इन मंथ ऑफ में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे गूगल वॉलेट जो है वो 2011 में लॉन्च किया गया था, गूगल ने इसे 2011 में लॉन्च किया था। फिर 2015 में गूगल वॉलेट जो है इसे सक्सीड कर दिया था
एंड्रॉयड पे ने। किसने? एंड्रॉयड पे ने। फिर आप सभी को पता है गूगल बड़ा चालाक है। गूगल ने क्या किया 2018 में एंड्रॉयड पे, ठीक है, एंड्रॉयड पे जो है और गूगल वॉलेट जो है, इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने क्या बना दिया? गूगल पे बना दिया। ठीक है। अब इंडिया में गूगल पे कब आया था? 2017 में आया था, बट इनिशियली गूगल पे का नाम कुछ और था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनिशियली गूगल पे का नाम क्या था, पहले गूगल पे का नाम क्या हुआ करता था, ठीक है, जब इसे लॉन्च किया गया था। फाइन, वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब जो गूगल वॉलेट इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका काम क्या रहेगा? ये बेसिकली स्टोर करेगा कार्ड्स, पासेस, टिकट्स, कीज और आईडीज कस्टमर्स के। ठीक है। नाउ गूगल वॉलेट ने यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी कि गूगल वॉलेट सपोर्ट एक्सेस टू डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर फ्रॉम 20 इंडियन ब्रांड्स। तो यहाँ पे इन 20 ब्रांड्स के साथ टाइप किया गया है, जिसमें से आपके कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। अब यहाँ पे एयरलाइन कंपनीज भी हैं, एयर इंडिया, इंडिगोस, सिनेमा मल्टीप्लेक्स चेन्स, पीवीआर, INOX, मेक माई ट्रिप, इन सब के साथ यहाँ पे टाइप किया है इन्होंने सपोर्ट करने के लिए इनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है, द इंडियन बॉक्सिंग टीम वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024, जो आपका हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पे मेडल जो है वो कजाकिस्तान ने जीते थे। तो मेडल टैली के जो विनर थे वो कजाकिस्तान था, और कजाकिस्तान ने 48 मेडल यहाँ पे जीते थे, वेयर एज इंडिया के यहाँ पे 43 मेडल्स थे। ठीक है। इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 43, और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे था। ठीक है। इंडिया का रैंक था आपका सेकंड रैंक, फर्स्ट पे था कजाकिस्तान। फाइन, ये क्लियर हुआ। अब 43 में से अंडर 22 में 21 मेडल्स थे। ठीक है। अंडर 22 कैटेगरी में 21 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, वेयरएज यूथ कैटेगरी में 22 मेडल्स हमने जीते थे। फाइन, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो किस पर्सन को यहाँ पे गोल्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है। फाइन, अब यूथ मेडल लिस्ट जो थी इसमें हमने कितने मेडल जीते हैं? 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 आपके गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। यहाँ पे बाकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट है अंडर 22 लिस्ट में हमने 21 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपके 7 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख लीजिए, बाकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फाइन, नेक्स्ट है रिओन्ड उर्दू लिटरेचरर एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शेख अब्दुसलम Abdul Razak recently in May passed away. He was honored with the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डैश। कौन से ईयर में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था? आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 2004 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है गालिब अवार्ड और महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है। एक और चीज, इनको जो है इनके पेन नेम से भी जाना जाता है, विच इज सलाम बिन रजाक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2024 द RBI has lifted restrictions from which bank's mobile application to onboard new customers in it with immediate effect। तो इनमें से कौन सा आपका जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें से जिसके ऐप से बेसिकली RBI ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, ताकि ये नए जो कस्टमर्स हैं उनको ऑनबोर्ड कर सके इनकी ऐप पे। ठीक है, ऐप के थ्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे जो इनकी ऐप है, ये एप्लीकेशन है BOB वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड एप्लीकेशन, इससे यहाँ पे जो बैन है वो हटा दिया गया है। क्लियर है। नाउ BOB की बात करें तो इसके MD एंड CEO है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वडोदरा गुजरात में। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन May SEBI has given approval to which company to function as a category 1 environmental social and governance rating provider। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे कैटेगरी 1 बेसिकली यहाँ पे सेबी ने अप्रूवल दिया है कि वो फंक्शन कर सकती है कैटेगरी 1 ERP कंपनी। ठीक है, एज अ ERP कैटेगरी 1 ERP कंपनी। ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है केयर ESG रेटिंग लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडी है आपकी केयर रेटिंग लिमिटेड की। ठीक है। Now next is name the personality who is appointed as a new chairman of a national accreditation board for hospitals and healthcare providers, that is NAB। NAB के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है रिजवान कियोता। ठीक है, क्या नाम है इनका? रिजवान कियोता। और इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है? महेश वर्मा को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी।
फाइन। अब नब के सीईओ कौन है? इनका नाम है अतुल मोहन कोचर। क्या नाम है? अतुल मोहन कोचर। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। फाइन। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, रिजवान क्योटा की। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज अप्रूव्ड इट्स मर्जर विद इट्स होली ओन सब्सिडरी नेम्ड डैश। तो पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड का मर्जर आपका हुआ है इसकी सब्सिडरी के साथ, विच इज पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस मर्जर के बाद इसका नाम रखा गया है पिरामिड फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? अजय जी पिरामिल। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जयराम श्रीधरन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट इज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस दैट इज LAM फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है इन मंथ ऑफ मे? तो आंसर हियर इज इट इज कैडेट डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? कैडेट डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। एंड इसे LAM को जो है डेवलप किया गया है अंडर द यूनिक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर दैट इज TCPP मॉडल विद DRD। ठीक है, अब कैडेट डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसके को फाउंडर एंड CEO हैं अवधेश खैतान। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2011। फाइन। Next is in May 2024, the Indian National Space Promotion and Authorization Center, that means InSpace, sign an MOU with which company for testing facilities. ठीक है, तो यहाँ पे जो गैलेक्सी आई है इसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, ये MOU साइन हुआ था InSpace की जो फैसिलिटी है अहमदाबाद में, वहाँ पे। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के तहत जो गैलेक्सी आई है इसको एक्सेस मिल गया है कि जो InSpace है, InSpace की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में ही इसरो के जो टॉप ऑफ द रेंज लेबोरेटरीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गैलेक्सी आई जो है, गैलेक्सी आई प्लान कर रही है फॉर बिल्डिंग अ मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एंड इट इज सेट टू लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट द दृष्टि मिशन विद इन अ ईयर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, which team won the 10th edition of Indian Super League 2023-2024 final which was held at Salt Lake Stadium in Kolkata, West Bengal। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस टीम का नाम है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और ये इसका सेकंड टाइटल है। ठीक है, फर्स्ट सीजन इन्होंने जीता था 2020-2021 का सीजन जो था। ठीक है, और यहाँ पे 2023-2024 के सीजन में इन्होंने कौन सी टीम को हराया है? तो मोहन बागान सुपर जायंट को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था और डिफीट किया था मोहन बागान सुपर जायंट को। ठीक है, अब यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो ISL प्लेयर ऑफ द लीग अवार्ड दिया गया है डिमिट्रियोस पेट्राटोस को फ्रॉम दी मोहन बागान सुपर जायंट। देन गोल्डन ग्लोब ये दिया गया है फुरबा लेचनपा को। ठीक है, गोल्डन बूट डेमिट्रियोस डायमेंटाकोस फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग विक्रम प्रताप सिंह। देन गोल्डन बॉल ये दिया गया है डिमिट्रियोस पेट्राटोस को। देन बेस्ट पिच ये दिया गया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को। देन ग्रास रूट अवार्ड फुटबॉल क्लब ऑफ गोवा। बेस्ट एलीट यूथ प्रोग्राम ये दिया गया है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी मूसा रजा रिसेंटली पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ डैश फ्रॉम 1988 टू 1990। ठीक है, तो इस दौरान ये आपके जो है चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने सर्व किया था जम्मू एंड कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बिटवीन 1988 टू 1990। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें पद्म भूषण जो है वो दिया गया था फॉर सिविल सर्विस इन 2010, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन में विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज रिसीव्ड WHO सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड साइफिल्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है या कंट्रीज हैं जिन्हें WHO सर्टिफिकेशन दिया गया है? ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड साइफिल्स। तो आंसर यहाँ पे आपका है, ये 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, बिलीज, जमाइका, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज को जो है ये सर्टिफिकेशन दिया गया है WHO द्वारा। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है? तो पहला आपका क्राइटेरिया है कंट्रीज विच हैव ब्रॉट द मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन रेट टू अंडर 5%। ठीक है, दूसरा है कंट्रीज विच प्रोवाइडेड एंटीनल केयर एंड एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट टू मोर देन 90% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन।
countries which report fewer than 50 new cases of a congenital syphilis per 1 lakh newborns, countries which achieved HIV rate of a fewer than 500 per 1 lakh live births। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, क्यूबा जो था, क्यूबा पहला कंट्री बना था 2015 में जिन्हें जिस कंट्री को ये सर्टिफिकेशन मिला था। ठीक है, साथ में ही अभी जो है टिल डेट 19 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, जिसमें से 11 जो हैं वो कैरिबियन कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द UAE India CEPA Council, that is UICC, and Indian Chamber of Commerce have signed a MOU to enhance economic and trade relationship between UAE and India. When was Indian Chamber of Commerce established? तो कौन से ईयर में इसे स्टैब्लिश किया गया था? इसे स्टैब्लिश किया गया था 1925 में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, now next है, recently in May, Department of Telecommunication has organized Telecom Design Collaboration Sprint at International Institute of Information Technology, Bangalore, in the Bangalore, Karnataka. What was the main focus area of a Telecom Design Collaboration Sprint? ठीक है, तो इस स्प्रिंट का मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसे ऑर्गेनाइज करने का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज to foster innovation in a development of comprehensive and future ready telecom stack। ठीक है, स्टैक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following Indian Defence Force has recently in May signed an MOU with the Bank of India to offer a defence services salary package through Bank of India रक्षक सैलरी और पेंशन सेविंग स्कीम? तो इनमें से कौन सी आपकी डिफेंस फोर्स है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ? तो आंसर हियर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कौन सी आपकी फोर्स है? इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत यहाँ पे सारे रैंक्स के जो आपके रैंक होल्डर जो होंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, या वेटरन्स जो होंगे, या रिक्रूटर्स, अग्निवीर, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इवन दी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ में ही यहाँ पे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे जो रिटेल लोन्स होंगे या प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे उनमें इनको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 करोड़ का। ठीक है, एयर एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे दिया जा रहा है अप टू ₹1 करोड़। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर है आपका 50 लाख का, एंड पार्शियल डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है 25 लाख का। ठीक है, नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो MD and CEO के हैं रजनीश कर्नाटक। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1906। नाउ नेक्स्ट है इसकी टैगलाइन, विच इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन टू एम्पावर सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद अ ग्रांट वर्थ ₹19.6 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, जो सोशल बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं आपके, ठीक है, उनको सोशल सेक्टर में जो स्टार्टअप हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए या फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज HDFC बैंक। ठीक है, अब HDFC बैंक ने जो इनका 7th HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम है, इसके तहत यहाँ पे 19.6 करोड़ की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की है टू दी 170 सोशल स्टार्टअप्स। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है, जो ये प्रोग्राम है आपका HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि हमें ऐसे स्टार्टअप्स को फाइंड आउट करना है जो बेसिकली सोशल स्टार्टअप्स हैं या सोशल सेक्टर स्टार्टअप हैं, जो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ के उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 एंड इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, दैट इज इफ्को। इफ्को के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है, इनको बेसिकली रीइलेक्ट किया गया है, इनका नाम है दिलीप शंघानी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे जो आपको बालवीर सिंह जी दिख रहे हैं, ये इन्हें जो है रिटेन किया गया है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ इफ्को। फाइन।
अब इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। इसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था एंड करेंटली इसके एमडी एंड सीईओ हैं यूएस अवस्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन May द इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ लिक्विड रॉकेट इंजन AMPS-4 इंजन और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एट डैश। तो इसरो ने इसे टेस्ट किया था महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इस टेस्ट के दौरान जो है हॉट टेस्टिंग की गई थी 665 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब PS4 की बात करें तो ये आपका रीडिजाइन वर्जन है PS4 इंजन ऑफ PSLV। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे रीडिजाइन किया गया है विद अ डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट इज DFAM, जिसे हम 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे किसने मैन्युफैक्चर किया है? इट इज दिस इंजन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द विप्रो 3D। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इंटीग्रेट किया जाएगा इसरो के रेगुलर PSLV प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे आप इसकी जो है इमेज भी देख सकते हो PS4 इंजन, और यहाँ पे जब इसकी जो है हॉट टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन May 2024 इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन लॉन्च द कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव ऑफ डैश। तो कौन सी कंपनी का जो है कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज SFO टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब ये इनिशिएटिव जो है ये इनलाइन है विद द यूनाइटेड नेशंस दैट इज यूएन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द 50% ऑफ कार्बन रिडक्शन बाय 2035 एंड जीरो एमिशन बाय 2040। ठीक है, अब यहाँ पे इस इवेंट में इसरो के जो चेयरमैन हैं इन्होंने अनवील किया था रेप्लिका ऑफ चंद्रयान, जो सिग्निफाई करता है कॉर्पोरेशन बिटवीन SFO टेक्नोलॉजीज एंड इसरो। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया था कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो गवर्नमेंट है ये इंडस्ट्री जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पे आपका लगभग 9 बिलियन US डॉलर से 10 बिलियन US डॉलर के बीच में जो है लगाने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट बात करें कितना वैल्यू है आपका स्पेस सेक्टर का, इंडियन स्पेस सेक्टर का, तो ये लगभग आपका है 2 बिलियन के आसपास। ठीक है, 2 बिलियन US डॉलर के आसपास है, और आने वाले 5 to 10 ईयर्स में ये 9 to 10 बिलियन हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे इस इवेंट में कहा गया था। ठीक है, नाउ SFO टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव एंड सीईओ हैं अल्ताफ जहांगीर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कोची केरला में एंड इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1990। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।